हेलो व्यूअर्स, कैसे आप लोग? समझता हूँ सब सही सलामत होंगे। मैं आपके सामने और एक वीडियो लेकर आया हूँ, कॉमन मेटल्स एंड देयर एलॉयज। ये जो एक टॉपिक है, आपको जो बच्चे हैं मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल और फिटर ट्रेड में जो है, उनको क्या है, थोड़ा मेटल के बारे में जानकारी दूँ। जैसे डॉक्टर को दवाई का, और जो आर्मी वाले होते हैं उनका वेपन का, और जो मैकेनिकल वाले हैं उनको सब मेटल के बारे में जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो मैकेनिकल ट्रेड होता है वो ज़्यादातर जो मेटल के संस्पर्श में आते हैं, मतलब मेटल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसको मेटल को पहचानना, उसके गुण के बारे में जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ, जब ओल्डर होता है वो मेटल को पहचानना बहुत ज़रूरी है। जब ये मेटल को पहचान जाता है तब क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में उसको जानकारी आ जाता है। जब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी आता है तो वो अच्छा सा होल्डिंग कर सकता है और कोई भी काम जो मेटल से रिलेटेड है वो कर सकता है। तो आइए आज के लिए जो वीडियो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जितना भी मेटल है वो तो थोड़ा काउंटिंग में लाना बहुत मुश्किल है। जितना भी है मैं बता सकता हूँ, आपको बेसिकली नॉलेज दे रहा हूँ। जितना भी मेटल है उससे आप पहचान कैसे रखेंगे, थोड़ा कोलोर कोड से, मतलब कोलोर से पहचान सकते हैं, और एक होता है एक मैग्नेटिक टेस्ट से। अब वो थोड़ा देखें, एक कुछ मेटल का नाम रेड। दुनिया में जो रेड रकम का दिखाई देता है मेटल, वो है कॉपर। जब आप कोई मेटल ले रहे हो, उसको देख रहे हो, उसका कलर कोड के हिसाब से जब रेड है वो तो कॉपर है। एक वाइट, कुछ मेटल वाइट किस्म का रहता है। वाइट जो है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर होता है। देखने में एक ही रकम, लेकिन उसमें क्या है, एक वेट का है। वेट मतलब थोड़ा जो उसको वजन करते हैं तो सिल्वर ज़्यादा वेट हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम उससे कम होता है। तो और एक कलर कोड है येलो कलर कोड से भी हम कुछ मेटल को पहचान सकते हैं, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज और गोल्ड। इसमें क्या होता है, आप कलर से इसको पहचान सकते हैं। लेकिन जो गोल्ड होते हैं वो शाइनिंग होता है, लेकिन ब्रास बोन्स शाइनिंग नहीं होता है। उसके क्या होता है, ब्रास बोन्स को अपना जो मिश्रण है वो मिश्रण से हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये एक तरीका हुआ, कलर कोड के माध्यम से उसको पहचानते हैं। दो जो एक है 1, ये 2, मतलब 2 नंबर जो है वो मैग्नेटिक टेस्ट। मैग्नेटिक की टेस्ट मतलब एक चुंबक को कोई भी मेटल से चिपकाइए, जब ये चिपक जाता है तो ये मैग्नेटाइज होता है, तब ये जानते हो मतलब क्या है, ये एक मेटल है, मतलब इसमें आयरन का कंटेंट है, मतलब इसमें आयरन है। जिस मेटल में आयरन रहता है इसको हम फेरस मेटल कहते हैं, और जिस मेटल को हम चुंबक के कॉन्टैक्ट में लाने से, मतलब मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट में लाने से जब ये मैग्नेटाइट नहीं होता है तो ये नॉन फेरस मेटल है। ये भी थोड़ा क्लासिफिकेशन में ला दिया आपके सामने, कौन सा फेरस है। ये देखो, फेरस है, मैं ये लिखा हूँ नॉन फेरस। तो जिसमें मैग्नेटाइज होता है उसमें क्या है, आयरन है। जो मैग्नेटाइज नहीं होता है वो क्या है, जिसमें जो मैग्नेटाइज होता है वो फेरस ग्रुप का होता है, उसमें मतलब वो उसमें आयरन है। जिसमें मैग्नेटाइज नहीं होता है उसमें नो आयरन, उसमें जो आयरन नहीं होता है वो ग्रुप होता है नॉन फेरस हो जाता है। उसके बाद एलॉय जो चीज है, जो एलॉय जो मेटल होता है वो क्या होता है, केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड होता है, मतलब उसको एक मेटल नहीं, 2 मेटल को उसको जैसे भी हीट करके उसको केमिकल रिएक्शन करके केमिकली जो मिला दिया जाता है वो बन जाता है क्या है, एलॉयज। तो आइए मैं थोड़ा फेरस और नॉन फेरस मेटल को आपको यहाँ पहचान दूँ। बहुत सी मेटल है, थोड़ा सा मेटल का मैं ज्ञान देता हूँ, जो मैकेनिकल और जो जितना भी आता है हम लोग को लेबोरेटरी में, वर्कशॉप में जो मेटल आता है वही हिसाब में। एक है आपको कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सबको पता है, जो कास्ट आयरन का एक भी टॉपिक है, जिसमें आप देखते हो 5 रेंच वगैरह, बहुत सी रेंच और मशीनरी पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, कास्ट आयरन में बना होता है। वो क्या है, उसमें आयरन का
मात्रा रहता है, तो ये फेरस मेटल के ग्रुप में जाता है। आयरन के बाद आया आपका SS यानी स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या होता है, ये भी एक चीज है, उसमें ये भी हमारा फेरस ग्रुप में आता है। ये जो है स्टेनलेस स्टील, मतलब इसमें एक चीज नहीं, उसमें बहुत सी चीज मिला होता है। मैं दूसरे हिस्सा में जो एलॉय के ग्रुप में समझाऊंगा तो उसको आपको समझाऊंगा। तो ये हो गया कास्ट आयरन, SS, और भी बहुत सी जो चीज अब मैग्नेटाइट हो जाता है उसको हम आयरन ग्रुप में ले लेंगे। तो दूसरा आया नॉन फेरस मेटल ग्रुप। नॉन फेरस मेटल ग्रुप में क्या आता है, एक एल्यूमिनियम आता है, एक एल्यूमिनियम आता है, एक कॉपर आता है, मतलब इसमें आयरन नहीं रहता है, कॉपर। उसके बाद क्या रहता है, जिंक है। उसके बाद लीड है, सॉरी टीन है। टीन जो है वो भी नॉन फेरस ग्रुप के श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है थोड़ा एलॉयज। एलॉय मतलब एक मेटल नहीं, वो दो मेटल आपस में एक केमिकली कंपाउंड से बना रहते हैं। एक जो है, मैं पहला एक नाम लेता हूँ, जो SS एक एलॉय है, मतलब स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है। उसमें क्या होता है, थोड़ा याद रख लीजिए, कोई भी एग्जाम में कोई भी सवाल में ये आता है, उसमें I प्लस C+C+N, मतलब इसको इसी कोड के हिसाब से आप याद रख सकते हैं। I फॉर आयरन, C फॉर कार्बन, C फॉर क्रोमियम, N फॉर निकल। उसको इसी हिसाब से जब याद रखेंगे तो SS को आप याद रख सकते हैं। कोई भी जगह में आपको ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, उसको ऐसे भी मिटा देने से आपको आ जाएगा। ICCN के हिसाब से आप, मतलब स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें क्या रहता है, आयरन रहता है और कार्बन रहता है, उसमें क्रोमियम रहता है और निकल रहता है। मैंगनीज स्टील, ये मैंगनीज स्टील ये भी एक एलॉय है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर आयरन प्लस कार्बन, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप पता चल जाएगा उसमें, मैं तो पहले से बोल चुका हूँ थोड़ा सा मेटल के बारे में। तो इसमें क्या होता है, आयरन है और कार्बन है। थोड़ा लेख भी लेता हूँ तो आपको याद रहना सही होगा। I फॉर आयरन, C फॉर कार्बन, C फॉर क्रोमियम, N फॉर निकल। तो ये थोड़ा आप याद कर लेंगे, मैं संकेत में यहाँ लिखा हूँ। इसके बाद आया मैंगनीज से बाद और एक मेटल का नाम मैं लेता हूँ, एक होता है ब्रास, एक और एक है ब्रोंज। देखो ये भी एक एलॉय है, ये नॉन फेरस मेटल होता है, ये होता है एलॉय होता है। एलॉय मतलब ये मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है, देखो जो ब्रोंज होता है इसमें क्या होता है, ये जो एलॉय को भी एग्जाम में आता है, ब्रास और कॉपर जो चीज है उसमें आपको कभी भी आता है, व्हाट इज द एलॉइंग एलिमेंट इन ए ब्रोंज और ब्रास। तो आपको लिखना होगा कॉपर और जिंक, नहीं तो कॉपर और टीन ही लिखना होगा। लेकिन एक फॉर्मूला ये है, देखो ये जो ब्रोंज लिखा गया है इसमें देखो जेड है, थोड़ा सा ध्यान देने से आपको पता चल जाएगा। मैं जो ब्रोंज लिखा हूं इसमें देखो जेड है, ये जो जेड है, तो जेड का मतलब क्या है, ये जिंक यहाँ नहीं रहेगा। देखो मैं कॉपर लिखा हूँ प्लस टीन लिखा हूँ, तो जेड है मतलब ये टीन नहीं इधर नहीं रहे, मतलब ये जिंक इधर नहीं रहेगा। जो भी ब्रोंज मतलब जो भी एलॉयज है, जब इसमें जेड मतलब ब्रोंज का जो एक एलॉय है उसमें क्या जेड है, जब हम लिखते हैं तो जेड है, तब ये जो मिश्रण होता है उसे कॉपर प्लस टीन हो जाता है, ये जिंक नहीं होता है। थोड़ा हड़बड़ी आ जाता है, थोड़ा कोई बच्चा परेशान में आ जाता है बोलने के लिए। देखिए ब्रास में देखो BRASS है, उसमें क्या है, जेड नहीं है, मतलब ये कॉपर प्लस जिंक ही होगा। ये थोड़ा मामूली सा बात है, थोड़ा याद करने से कॉपर और ब्रास का कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएगा। तो ये जेड है मतलब ये कॉपर प्लस टीन रहेगा, मतलब यहाँ जिंक नहीं रहेगा। ये ब्रास है, ये कॉपर प्लस जिंक रहेगा। ये थोड़ा हो गया आपका एलॉय एलिमेंट के बारे में मैं बता दिया।
और थोड़ा फेरस मेटल के बारे में बता दिया और नॉन फेरस मेटल के बारे में बता दिया। अभी मैं थोड़ा जो इम्पोर्टेंट बात बोलना जा रहा हूँ वो है देयर मेल्टिंग पॉइंट। जितना भी मेटल है जो मैकेनिकल थ्रेड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेल्डिंग के लिए और कोई काम के लिए जैसे मोल्डिंग वगैरह उसको जब कुछ साइजिंग किया भी जाता है, हीटेड भी किया जाता है, प्री हीटेड, पोस्ट हीटेड, वो सब किया जाता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट को याद रखने के लिए थोड़ा आसान तरीका, मैं पहले लिखता हूँ एम, उसके बाद लिखता हूँ एन, उसके बाद लिखता हूँ सी, उसके बाद लिखता हूँ सी, उसके बाद लिख रहा हूँ बी, उसके बाद लिख रहा हूँ ए, उसके बाद लिखता हूँ एल, उसके बाद लिख रहा हूँ टी, उसके बाद लिख रहा हूँ एस। तो थोड़ा ये याद रखने का तरीका है, थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट को आप याद रख सकते हैं इसके हिसाब से। एम मतलब माइल्ड स्टील, एन फॉर निकेल, सी फॉर कास्ट आयरन, सी फॉर कॉपर, बी फॉर ब्रास ब्रॉन्ज, ए फॉर एल्यूमिनियम, एल फॉर लीड, टी फॉर टीन, एस फॉर सॉफ्ट सोल्डर। देखो इतना मैं जितना मेटल के बारे में बताया वो ज़्यादातर आपको वर्कशॉप के काम में आएगा। तो देखो माइल्ड स्टील का टेम्परेचर अर्थात मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब इतना ही हीट देने से ये मेल्टिंग हो जाता है। माइल्ड स्टील जो है 1530, निकेल है 1452, कास्ट आयरन है 1150, वो 1083, ब्रास जो है एल्यूमिनियम है 659, लीड है, टीन है, ये लीड हुआ 327, ये है 232, सब सेल्सियस स्केल में है। आसान तरीका कोई भी एग्जाम में आपको आ जाएगा। आप देखो ये थोड़ा क्रमिक से लिखा गया, मतलब ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से मैं लिख रहा हूँ। जब आप ये फॉर्मूला याद रख लेंगे तो इसको भी आप याद रख लेंगे। तो ये आया उसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के बाद एक हिस्सा में और एक लिख रहा हूँ। मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से मेटल को जॉइनिंग किया जाता है। देखो जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है वो टेम्परेचर के हिसाब से है। टेम्परेचर के हिसाब से लिख रहा हूं, तो पहले नीचे से भी जा सकता हूं और ऊपर से भी जा सकता हूं। देखो मैं पहले जो टेम्परेचर लिया वो कितना है, तकरीबन 216। 216 जो टेम्परेचर में यहाँ लिखता हूँ, इस साइड में लिखने से ज़्यादा अच्छा होगा। 216 जो टेम्परेचर है इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सोल्डरिंग होता है। सोल्डरिंग है। सोल्डरिंग में क्या होता है, ये लीड और टीन से बना होता है। उसमें क्या होता है, जो सोल्डरिंग होता है मैं बता ही दिया हूँ आपको, ये 216 टेम्परेचर से ये जो सोल्डरिंग का प्रोसेस होता है इस हिस्से में, मतलब इतना टेम्परेचर ये होता है। टेम्परेचर का हिस्सा कितना टेम्परेचर लगता है, 216 से आप जितना भी सोल्डरिंग काम कर रहे हो वो तकरीबन 216 डिग्री सेल्सियस से कवर हो जाता है। सोल्डरिंग के बाद आता है
सिल्वर ब्राजिंग में टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 600 डिग्री। उसके बाद सिल्वर ब्राजिंग के बाद आया ब्राजिंग। जितना ब्राजिंग प्रोसेस है वो टेम्परेचर कितना लेगा? 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितना ब्राजिंग प्रोसेस इतने में होता है। ब्राजिंग के बाद आता है प्लास्टिक वेल्डिंग। प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक को वेल्डिंग करना नहीं, प्लास्टिक स्टेज पे जो वेल्डिंग होता है, मैं उसका एक लिख रहा हूं। जितना रेजिस्टेंस मतलब ब्लैकस्मिथ है, ब्लैकस्मिथ का प्रोसेस आपको पता होगा, जो मेटल को जो पुराना प्रोसेस में जोड़ते थे, ये ब्लैकस्मिथ का प्रोसेस है। और एक है रेजिस्टेंस। ये एक प्रोसेस है, ये दो प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस से क्या होता है, मेटल को अपना प्लास्टिक स्टेज पे लाके जोड़ दिया जाता है। उसके लिए टेम्परेचर कितना होता है? $1200 से 1400। उसके बाद आया फ्यूजन। वेल्डिंग प्रोसेस, ज्यादातर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस कितना में आ जाता है? 1400 से 1600 इतना टेम्परेचर में वेल्डिंग हो जाता है। लेकिन और एक बात मैं आपको समझा दूं, ये टेबल तो है इसके लिए, लेकिन जो है जो आपका जो एल्यूमिनियम है 659 डिग्री सेल्सियस हीट से मतलब क्या है वो जो वेल्डिंग होता है। लेकिन उसका जो ऑक्साइड जब ये हो जाता है उसका मतलब जो टेम्परेचर उसको 2 गुण करना होता है। तो 659 × 2 जितना भी होता है, ये जो टेम्परेचर क्या हो जाता है एल्यूमिनियम को वेल्डिंग के लिए जो लगता है, आपको निकाल के आप देख सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का जो प्रोसेस है, इसको जो वेल्डिंग करने के लिए इतना मतलब टेम्परेचर लगता है। जब ये ऑक्साइड होता है, जो ऑक्साइड होता है उसमें जब साफ नहीं होता है, ये क्या होता है, ये उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है। तो मेरा एक बात यही वीडियो में आपको बताने का था, जितना भी मेटल के बारे में आप थोड़ा जानकारी लिए, उसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में लिए, और जो बच्चे वेल्डिंग से संपृक्त हैं, मतलब वेल्डिंग के लिए जो मेटल को आप चूज कर रहे होते, तो इसी हिसाब से जो मेटल में बोल दिया, सोल्डरिंग ब्राजिंग सिल्वर ब्राजिंग प्लास्टिक वेल्डिंग, फ्यूजन वेल्डिंग, तो इसकी टेम्परेचर से भी अभी वाकिफ हुए। तो मेरा एक प्रयास था आपको मेटल के बारे में बताने के लिए, और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा, आपको थोड़ा और भी जो हिस्सा आएगा तो बताते जाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।